जिस उम्र में लोगों को ढंग से दुनिया की समझ तक नहीं होती, उस नाजुक उम्र में विधायक बन गए थे शरद पवार। सियासत करते 50 साल से ज्यादा हो गए, पर आज भी सत्ता विपक्ष हर जगह पवार की तूती बोलती है। आज भी पवार का महाराष्ट्र में जलवा कायम है। इंदिरा, राजीव, ठाकरे सब पवार से खौफ खाते हैं। सोनिया, ममता, मोदी भी पवार को हल्के में कभी नहीं लेते। पवार चुटकी में प्रधानमंत्री भी बन जाते, पर खुद उन्होंने ठुकरा दिया। एक छोटे से मामूली राजनेता ने कैसे खून पसीना बहाकर इतनी बड़ी और प्रभावशाली पार्टी बनाई। ये कहानी है मौजूदा वक्त में मराठा के सबसे प्रभावशाली लीडर्स में से एक शरद पवार की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार 12 दिसंबर को 82 साल के हो गए। महाराष्ट्र के 4 बार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार को शिवसेना की महाविकास अघाड़ी सरकार के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। ये 1956 की बात है, जब शरद पवार ने महाराष्ट्र के प्रवर नगर में गोवा की स्वतंत्रता के लिए एक विरोध मार्च का आह्वान किया था। इसने पवार की पहली ऐसी दर्ज की गई राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत को चिन्हित किया। वो 1958 में युवा कांग्रेस में शामिल हो गए और पार्टी में शामिल होने के 4 साल बाद पवार पुणे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1967 में जब वो केवल 27 साल के थे, पवार को महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। 1999 में शरद पवार ने पीए संगमा के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। मराठा की शान। शरद गोविंद राव पवार को मराठा क्षत्रप कहा जाता है। वैसे भारतीय राजनीति में उनका हद बेहद बड़ा है। कुछ इस तरह भी पिछले 3-4 दशकों की भारतीय राजनीति को उनसे अलग करके देखा नहीं जा सकता। उनकी भूमिका किसी न किसी तौर पर नजर आ ही जाएगी, चाहे वो केंद्र और महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी के साथ हो या फिर विपक्ष में। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी एक बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र की सियासत के बल पर वो केंद्र की पॉलिटिक्स में भी खास रोल निभाते थे और लगातार निभाते रहे हैं। सियासत में अर्धशतक। वैसे पवार का खुद सियासी करियर 50 सालों से भी ज्यादा लंबा रहा है। हालांकि वो क्रिकेट की सियासी पिच के भी धुरंधर रहे हैं। मुंबई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद पर वो 10 साल से ज्यादा समय तक बने रहे। तो साल 2005 से 2008 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और साल 2010 से 2012 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के मुखिया भी रहे। पिछले 50 साल से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में अंगद की तरह पैर जमाए शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार शपथ भी ले चुके हैं। साल 2004 से लेकर 2014 तक वो मनमोहन सिंह की कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे। इसके अलावा पवार केंद्र में रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। सबके खास, सबके दुश्मन। शरद पवार के राजनीतिक और व्यवहारिक आचरण की वजह से सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष में भी उनके संबंध हमेशा अच्छे रहे। मौजूदा मोदी सरकार ने उन्हें साल 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो देश का सबसे बड़ा सम्मानित सिविलियन पुरस्कार है। 27 साल की उम्र में विधायक। शरद पवार की राजनीति की विशेषता शुरुआती दौर से ही सूझबूझ से भरी रही है। यही वजह है कि साल 1968 में वो एमएलए चुने गए, तब उनकी उम्र महज 27 साल थी। शरद पवार उसके बाद लगातार बुलंदियों को छूते रहे। सियासत में उनके शुरुआती संरक्षक तत्कालीन दिग्गज नेता यशवंत राव चौहान थे, लेकिन सियासी हवा को भांपना और अपने नीचे की जमीन को मजबूत करना उनकी सबसे बड़ी खासियत रही। इंदिरा से बगावत। अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास के चलते इमरजेंसी के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से बगावत की, कांग्रेस छोड़ी। साल 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना दी, राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। साल 1980 में इंदिरा सरकार की जब वापसी हुई तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। 1983 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया ताकि प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाकर रख सकें। शरद पवार अपने सियासी जीवन में ना तो किसी राजनीतिक दल के दुश्मन रहे ना दोस्त। समय और सुविधा के हिसाब से उन्होंने अपनी सियासत चमकाई। कांग्रेस में लौटे, राजीव के करीबी बने। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार पहली बार बारामती से चुनाव जीते, लेकिन साल 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मिली 54 सीटों पर जीत ने उन्हें वापस प्रदेश की राजनीति की ओर खींच लिया। शरद पवार ने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व किया। साल 1987 में वो वापस अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापस आ गए।
राजीव गांधी के नेतृत्व में आस्था जताकर उनके करीबी हो गए। शरद पवार को साल 1988 में शंकर राव चौहान की जगह मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल गई। चौहान को साल 1988 में केंद्र में वित्त मंत्री बनाया गया। राजीव की हत्या के बाद प्रधानमंत्री के दावेदार। 1990 में विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में 141 पर कांग्रेस की जीत हो पाई थी, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने 12 निर्दलीय विधायक की मदद से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। ऐसा कर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। लेकिन साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार का नाम उन 3 लोगों में आने लगा जिन्हें कांग्रेस के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। इन 3 नामों में नारायण दत्त तिवारी, पीवी नरसिम्हा राव और शरद पवार शामिल थे। नारायण दत्त तिवारी साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार की वजह से पीएम बनने से चूक गए। ये मौका दूसरे सीनियर नेता पीवी नरसिम्हा राव को मिल गया, जबकि शरद पवार को रक्षा मंत्रालय का जिम्मा मिला। लेकिन फिर शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए वापस भेजा गया। मुंबई सीरियल ब्लास्ट का खामियाजा। 6 मार्च 1993 को सुधाकर राव नाइक को हटाकर शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट की वजह से शरद पवार सरकार पर जमकर सियासी हमले हुए। इसका खामियाजा पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। बीजेपी शिवसेना ने मुंबई बम ब्लास्ट मुद्दे पर पवार सरकार पर निशाना साधते हुए साल 1995 में हुए विधानसभा चुनाव को जीत लिया। कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई। शरद पवार विवादों में भी खूब रहे। कई बार घोटालों पर उन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन हर बार वो बेदाग बच निकले। सोनिया गांधी से भिड़े। साल 1998 के मध्यावधि लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार विपक्ष के नेता चुने गए, लेकिन साल 1999 में जब 12वीं लोकसभा भंग हुई तो शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर ने विदेशी मूल के नेतृत्व पर सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा किया। पार्टी का गठन। कांग्रेस से निष्कासन के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन किया। शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी जरूर बनाई, लेकिन साल 1999 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनादेश न मिलने पर कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार भी बना ली। साल 2004 से साल 2014 तक पवार लगातार केंद्र में मंत्री रहे। तब से लेकर अभी तक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ साथ वहां के लोकसभा सीट पर कांग्रेस से तालमेल बरकरार रखा। साल 2014 का लोकसभा चुनाव शरद पवार ने यह कहकर नहीं लड़ा कि वो युवा नेतृत्व को पार्टी में आगे लाना चाहते हैं। कई संगीन आरोप। स्टाम्प घोटाला हो या फिर जमीन आवंटन विवाद या फिर अपराधियों को बचाने से लेकर भ्रष्ट अधिकारियों से साठगांठ, इन तमाम मुद्दों पर शरद पवार विपक्षियों की ओर से घेरे जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, मुंबई में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट और दाऊद के साथ उनके कथित रिश्तों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से खूब छींटाकशी हुई। पूर्व IAS अधिकारी GR खैरनार की ओर से उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से साल 1993 में उनकी खूब किरकिरी हुई। यही वजह है कि साल 1995 में पवार जीत का परचम लहराने में नाकामयाब रहे। पवार पर विपक्षी दल राजनीति में परिवारवाद को थोपने का आरोप भी जड़ते रहे हैं। उनकी पुत्री सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार का एनसीपी में उनके बात की हैसियत रखने को लेकर शरद पवार हमेशा से आलोचना के शिकार रहे हैं। अब तो वो अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी को भी सियासी मैदान में उतार रहे हैं। हालांकि शरद पवार हमेशा से ही व्यवहारिक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। सियासत के सधे खिलाड़ी। राजनीति में सधे खिलाड़ी की तरह एक एक चाल सोच समझ कर चलने वाले शरद पवार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र में हैं। पीछे जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो जिस तरह उन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई, उससे बीजेपी के दिग्गजों को करारी मात का स्वाद चखना पड़ा। हालांकि बीजेपी ने उनके भतीजे अजीत पवार को फुसलाकर अपने पाले में लाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे उन्होंने बखूबी काट दिया। बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार बनाने की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं। हर सियासी गतिविधि पर पैनी नजर। पिछले कुछ समय से वो देश की राजनीति में विपक्ष के दमदार नेता और कांग्रेस के सहयोगी के तौर पर उभरे हैं, लेकिन इसके बाद भी पवार की हर सियासी गतिविधि पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। वो मोदी से लेकर अमित शाह और अन्य सत्ताधारी नेताओं से लगातार मिलते रहते हैं और इसे लेकर खासे कयास भी लगने लगते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। इसे समझ पाना आम तौर पर समझ से परे होता है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से 2 कृषि बिल पास किए, इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन इसी मसले पर जब राज्यसभा में 20 सितंबर को खासा हंगामा हुआ तो उन्होंने अपनी तगड़ी सियासी चाल चल दी। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि राज्यसभा में जिस तरह ये बिल पास किया गया उसमें वो विपक्ष के साथ हैं और इसके समर्थन में एक दिन का उपवास करेंगे। हरिवंश की भूमिका पर सवाल।
उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह की भूमिका बिल पास कराए जाने के दौरान सभापति ने अपनाई वो पिछले 50 सालों में उन्होंने देखी ही नहीं। ऐसे में हरिवंश ने एक दिन के जब उपवास की घोषणा की तो बदले में पवार ने खुद एक दिन के उपवास की घोषणा करके उन्हें तगड़ा जवाब दे दिया और विरोधी सन्न रह गए। पवार अपनी इसी चालों के चलते विपक्षियों और सत्ता पक्ष दोनों को लगातार हक्के भक्के भौचक्के करते रहते हैं। पवार खुद महाराष्ट्र में बड़ी कृषि लॉबी की अगुवाई करते हैं। निश्चित तौर पर अपने इस कदम के जरिए वो आगे कोई बड़ी योजना खड़ी कर रहे होंगे जिसमें वो किसानों को तो साथ लेकर चले ही साथ ही आम जन के भले के लिए भी कोई नई नीति लागू कर सके। तो दोस्तों, ये कहानी थी महाराष्ट्र के जननेता शरद पवार की। ऐसी ही तमाम दिलचस्प और रोचक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहेंगी नेशनल न्यूज नाउ के जरिए। ब्यूरो रिपोर्ट।